चलिए अब आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं शेयर बाजार सबका अधिकार की। इस शो में अगर आपके कुछ स्टॉक रिलेटेड सवाल हैं वो भी पूछिए, और इसके अलावा शेयर मार्केट से जुड़े कुछ सवाल हैं आपके पास, कुछ क्वेरीज हैं, कुछ शंकाएं हैं, तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारे साथ दोनों ही एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं जो कि आपकी समस्या का और आपकी कन्फ्यूजन का समाधान करेंगे। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो एक QR कोड भी आपके स्क्रीन पर फ्लैश होता रहेगा, उसे स्कैन करके भी आप अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। इस बीच YouTube पर भी हमें काफ़ी सारे सवाल आ रहे हैं। गौरव त्यागी जी हैं सोनीपत से और इनका सवाल है गेल इंडिया पर। गौरांग जी ये जानना चाह रहे हैं कि मौजूदा भाव पर क्या गेल इंडिया में निवेश करना चाहिए? देखिए पूजा, गिरते हुए कच्चे तेल के दाम छोटी मध्यम अवधि के लिए मैं बात कर रहा हूँ, वो ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी जो होती है, मिसाल के तौर पर ONGC, गेल, ऑयल इंडिया जैसी कंपनियां, इनके लिए एक सकारात्मक खबर नहीं होती है क्योंकि परिस्थिति थोड़ी कमजोर हो जाती है। लेकिन जिस प्रकार से कुदरती भंडार के खोज हमारे देश में हो रहे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए मेरे ख्याल से इन सब कंपनियों को ध्यान में रखना और पोर्टफोलियो में रखना अनिवार्य होगा। तो अगर लंबी अवधि का निवेश है गेल इंडिया में करना चाहते हैं तो निश्चिंत होकर के कर सकते हैं। पर गौरांग की ये सलाह। और हमारे साथ अब विमान के तौर पे जुड़ गए हैं अजीत मिश्रा, VP रिसर्च रेलिगेयर ब्रोकिंग। अजीत, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और चलिए, व्हाट्सएप के जरिए हमारे दर्शक ने एक सवाल हमसे पूछा है, इनका नाम दर्शन है। और अजीत ये NHPC पर सवाल पूछना चाह रहे हैं। 94 की इनकी बाइंग प्राइस है। इन्होंने मुझे अपना इन्वेस्टमेंट होराइजन नहीं बताया है, तो मेरे ख्याल से एक नियर टर्म आउटलुक चार्ट्स के बदौलत आप बताइएगा। फिलहाल इनकी बाइंग प्राइस से तो नीचे चल रहा है, तो ये मुनाफे में है। गुड मॉर्निंग कविता। सो देखिए कविता, PSU पूरा पैक वहां पे हम देख रहे हैं कि ग्रेजुअल ड्रिफ्ट चल रहा है। तो एक फिनोमिनल मूव NHPC में भी देखने को मिला था, जो कि स्टॉक करीब करीब 30 से मैं देख पा रहा हूँ 115 तक के लेवल्स देखने को मिले थे अपने को जस्ट इन लेस देन अ ईयर टाइम। तो एक नॉर्मल कंसोलिडेशन करेक्शन के फेज में है। तो शॉर्ट टर्म बायर्स तो मेरा अभी भी लगता है कि नेगेटिव साइड पे ही रहेगा। इनके बाइंग प्राइस के पास है, डेफिनेटली इनको यूटिलाइज करना चाहिए इस अपॉर्चुनिटी को एग्जिट करने के लिए, और उन सेक्टर्स और थीम्स में बेसिकली देखने के लिए जहां पे कि बाइंग इंटरेस्ट है। जैसे कि बैंकिंग, जहां पे कि काफी ज्यादा इंटरेस्ट काफी लंबे टाइम बाद देखने को मिल रहा है, तो वो एक सेक्टर हो सकता है जहां पे कि वो स्विच कर सकते हैं अपनी पोजीशन को, खासतौर से प्राइवेट बैंकिंग प्लेयर्स है। NHPC पर आगे बढ़ते हैं, बजाज हाउसिंग फाइनेंस पर नजर डाल लेते हैं। लिस्टिंग पर डबल होने के बाद भी बजाज हाउसिंग के शेयर में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है, लेकिन क्या ये तेजी अभी जारी रहेगी या बजाज हाउसिंग में संभल जाना चाहिए? पूरी रिसर्च लेकर अब हमारे साथ अभिषेक जुट चुके हैं। अभिषेक, बताएं कौन से ट्रिगर्स रहेंगे जिस पर स्ट्रीट की नजर रखनी चाहिए और ब्रोकरेज हाउसेस का क्या कहना है? बिल्कुल, बजाज हाउसिंग की कमाल की लिस्टिंग और लिस्टिंग पर शेयर डबल और रफ्तार वहीं रुकी नहीं। आज हमने भाव को 188 रुपए तक जाते हुए देखा। हालांकि ऊपरी स्तरों से प्रेशर जरूर बन रहा है, और वो प्रेशर इसलिए बन रहा है क्योंकि सेक्टर के जो तमाम दूसरे हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां हैं, वहां पर हम देख रहे हैं कि वैल्यूएशन काफी ज्यादा आकर्षक दिख रहे हैं और बजाज हाउसिंग उनके मुकाबले काफी ज्यादा महंगा। आज की अगर हम बात करें, 70 रुपए का इश्यू प्राइस था और इसकी लिस्टिंग हुई थी 114% पर। उसके बाद भी शेयर चला और आज 188 रुपए तक ये शेयर पहुंचा है। AUM के और NPA के आंकड़े शानदार हैं दरअसल कंपनी की, और इसके चलते ही ब्रोकरेज हाउसेज बुलिश हो रहे हैं। फिलिप कैपिटल की रिपोर्ट आई थी, बाय की रेटिंग के साथ उन्होंने कवरेज इनिशिएट किया था और लक्ष्य दिया था 210 रुपए का। फिलिप कैपिटल का कहना है कि 3 साल में 2 लाख करोड़ रुपए की बैलेंस शीट संभव है, जो फिलहाल 1 लाख करोड़ से थोड़ी सी कम है। तो मजबूत ग्रोथ की उम्मीद है फिलिप कैपिटल को बजाज हाउसिंग फाइनेंस से। लेकिन वैल्यूएशन वाली चिंता जरूर हम ये कहेंगे कि निवेशकों को थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से देखेंगे तो बजाज हाउसिंग अपने जो भी इसके क्लोजेस्ट पेयर हैं, मतलब इससे नीचे जो 2 कंपनियां हैं मार्केट कैप के लिहाज से, वो है LIC हाउसिंग और PNB हाउसिंग। बजाज हाउसिंग की प्राइस टू बुक वैल्यू है 9.8x और LIC हाउसिंग और PNB हाउसिंग की है 1.2 और 1.8। अगर आप बाकी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को देखेंगे तो आधार हाउसिंग हो गया, आवास फाइनेंशियर्स हो गया, कैनफिस होम्स हो गया, ये भी आपको काफी सस्ते दिखाई देंगे बजाज हाउसिंग के मुकाबले में। अगर आप मार्केट कैप की बात करें तो निश्चित तौर पर सबसे बड़ी ये कंपनी आपको हाउसिंग फाइनेंस में दिखेगी। HDFC का चूंकि सेगमेंट थोड़ा सा अलग हो गया तो उसको अलग नजर से देखेंगे, लेकिन 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा का मार्केट कैप हो गया है
बजाज हाउसिंग का, जो कि आईपीओ से पहले मतलब उसके अपर प्राइस बैंड पर 60,000 करोड़ रुपए के आसपास का था। एलआईसी हाउसिंग का 37,000 करोड़, पीएनबी हाउसिंग का 27,000 करोड़ रुपए, आधार हाउसिंग का 19,500 करोड़, आवास फाइनेंशियल का करीब 14,500 करोड़ रुपए और कैनफिन होम्स की बात करें तो करीब करीब 12,000 करोड़ रुपए के आसपास का मार्केट कैप है। अगर हम इस साल हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के शेयरों के रिटर्न को देखेंगे तो बजाज हाउसिंग तो खैर अभी 3 दिन पुराना मामला है, लेकिन डबल हो गया, उससे ज़्यादा हो गया भाव। लेकिन एलआईसी हाउसिंग करीब 20% का रिटर्न दिया है 2024 से, माफ कीजिएगा। पीएनबी हाउसिंग ने 36%, आधार हाउसिंग ने 38%, आवास फाइनेंशियल ने 17% और कैनफिन होम्स ने 15% के रिटर्न कमा के अपने निवेशकों को दिए हैं। तो यहाँ पर अभी भी गुंजाइश दिख रही है। बताने का मकसद ये है, अगर हम बजाज हाउसिंग फाइनेंस में क्या चीज़ें खास हैं, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, जरा वो भी जान लीजिए। वो ये कि होम लोन ग्राहकों की जो औसत सैलरी है बजाज हाउसिंग फाइनेंस की, वो सैलरी है 14 लाख पर एनम। कंपनी टॉपअप होम लोन की सुविधा भी देती है, तो एक वहाँ से भी इनके लिए ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी बन जाती है। 40% होम लोन ये बजाज फाइनेंस के ग्राहकों को देती है और 90% जो लोन है वो सैलरीड कस्टमर्स को देती है, तो थोड़ा जोखिम कम है और कॉस्ट सेविंग में मदद मिल जाती है। रिटर्न रेशियोज बेहतर हो जाते हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस के लिए। अगर हम हाउसिंग फाइनेंस की टॉप 3 जो दिग्गज कंपनियां हैं उनकी अगर हम तुलना करेंगे एनपीए के आधार पर और एनआईएम यानी कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन के आधार पर, तो उसमें बजाज हाउसिंग का जो नेट एनपीए रेशियो है वो है 0.1%। जी हाँ, बहुत ही शानदार एनपीए रेशियो है। एलआईसी हाउसिंग का 1.68% और पीएनबी हाउसिंग का 0.92% इसका है रेशियो। नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात करें तो 4% का मार्जिन बजाज हाउसिंग का है, अपनी बाकी जो दोनों क्लोजेस्ट पीयर हैं उनसे ज़्यादा है। और एलआईसी हाउसिंग का और पीएनबी हाउसिंग का जो एनआईएम है वो 0.25% और 3.5% के आसपास का है। तो ग्रोथ के हिसाब से, निम्स के हिसाब से और इसके अलावा अगर हम तुलना करें कि एनपीए के हिसाब से ये कंपनी निश्चित तौर पर सॉलिड है, लेकिन कहीं ना कहीं वैल्यूएशन शायद वो एक कंसर्न वाली चीज़ है और हो सकता है कि हम स्टॉक को कंसोलिडेशन में या फिर थोड़े से गिरावट वाले फेज में जाते हुए देखें। फंडामेंटल्स पर देखें तो कंपनी काफ़ी सॉलिड है, लेकिन वैल्यूएशंस शायद थोड़े से एलिवेटेड नज़र आ सकते हैं। अभिषेक, शुक्रिया पूरी डिटेल्स लेकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। हाल ही में कंपनी लिस्ट हुई है तो टेक्निकल्स पर तो राय नहीं ले पाएंगे, लेकिन गौरांग आपसे पूछना चाहूँगी फंडामेंटल्स पर क्या राय रहेगी, वैल्यूएशंस पर आपका क्या नज़रिया है, और अगर किसी ने सब्सक्राइब किया था इस आईपीओ में और अगर स्टॉक लगा है तो इस पर भी अपनी राय दीजिए। देखिए, पहले तो मैनेजमेंट खुद हमारे ही चैनल 18 हाउस स्वदेश और बाकी अन्य चैनल पर आकर के बताया था कि जो क्षेत्र से जुड़ी हुई ये कंपनी यानी कि हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर, एचएफसी जिसे हम कहते हैं, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, वो सालाना मेरे ख्याल से 12 से 15% की बढ़त देख सकता है। पहली बात। दूसरी बात, इस क्षेत्र में पहले से ही काफी सारी कंपनीज लिस्टेड क्षेत्र कैटेगरी में भी है और अनलिस्टेड कैटेगरी में भी है। तीसरी बात, रियल एस्टेट सेक्टर अच्छा कर रहा है और एंड यूजर घर रहने के लिए की जो मांग है वो निरंतर बढ़ रही है। ब्याज दरें अगर आने वाले समय में कम होती हैं तो मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा सकारात्मक सा कारण होगा। हाउसिंग लोन जो भी लेते हैं उनके लिए ईएमआई कम हो जाती है। 70 रुपए पे आईपीओ था, परसों के दिन मेरे ख्याल से सोमवार के दिन लिस्ट हुआ ये, और फिर हमने निरंतर ऊपर के तरफ के सर्किट देखे और आज ऊपरी स्तर पे जाने के बाद थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली और नीचे के तरफ के दायरे। कहने का तात्पर्य ये है कि पहले तो जिस मैनेजमेंट के तरफ से ये कंपनी आती है वो बहुत ही सक्षम और मजबूत मैनेजमेंट है। जिस क्षेत्र और कारोबार से बजाज हाउसिंग फाइनेंस जो कंपनी जुड़ी है वो भी काफी अच्छा और उभरता हुआ क्षेत्र लग रहा है और मैं अनुमान करता हूं कि कारोबार अच्छे करने के आधार पर नतीजे अच्छे आएंगे। इससे ज्यादा मेरे ख्याल से गहराई में मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा कि आप खरीदारी करें, बेचे या बने रहें। मूल्यांकन को लेकर के जिस प्रकार के आंकड़े हमने देखे, शायद थोड़ा बहुत महंगा बिल्कुल है। ठीक है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस फिलहाल अगर देखें तो थोड़ा महंगा नज़र आ रहा है वैल्यूएशन के लिहाज से। काफ़ी चला भी पिछले 2 दिनों में, इस वजह से आज हम थोड़ी मुनाफा वसूली देख रहे हैं। 5% नीचे ये स्टॉक कारोबार कर रहा है। अब अगले दर्शक को शामिल कर लेते हैं अपने साथ। वीपी सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। नमस्ते मैडम, गुड मॉर्निंग। हेलो हेलो जी, गुड मॉर्निंग मैडम, सुन पा रहे हैं आप?
सर गुड मॉर्निंग, मैं वीपी सिंह बोल रहा हूँ सिरोही राजस्थान जी से। जी, आपकी आवाज आ रही है, बताइए। हमारी आवाज आ रही है आपको? मैडम मैंने कॉनकॉर ले रखा है 4000 शेयर 1100 रुपए से ऊपर रेट पे। अभी ये कॉनकॉर कंटिन्यूअसली नीचे जा रहा है, आप इसमें प्लीज थोड़ा सा गाइड करें मुझे। ओके। ठीक है, ठीक है, आपको बता देते हैं। अजीत जी, आप सलाह दीजिए। 1100 रुपये, अगर आपने 1100 रुपये पे लिया तो काफ़ी ऊपरी लेवल पर थोड़ी एंट्री ले ली है, और जब स्टॉक चल रहा था तब आपने एंट्री ली, इस वजह से मुनाफा वसूली के का जो असर है वो फिलहाल आपके प्राइस में देखने को मिल रहा है। अजीत जी, क्या सलाह होगी आपकी? 940 पर है इस वक्त, 1100 का इनका खरीद भाव है, क्वांटिटी भी अच्छी खासी लेके रखी है, 4000 शेयर्स इन्होंने लिए हुए हैं, क्या करना चाहिए स्टॉक में? पूजा, देखिए जैसे कि हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि पीएसयूज में प्रेशर बेसिकली जिसका अब अक्रॉस द बोर्ड आपको देखने को मिल रहा है, और मुझे लगता है कि यहाँ पे कंपैरेटिवली थोड़ा सा अब लगता है कि जो सेलिंग प्रेशर है वो थोड़ा सा थम गया है, वो एक पॉजिटिव साइन है। दूसरा कि ये स्टॉक अपने मेजर एवरेजेस के पास आ गया है, लॉन्ग टर्म एवरेजेस के पास, तो शायद ये एक दूसरा फैक्टर हो सकता है कि स्टॉक में आपको अब डिक्लाइन कम दिखे। बट रिकवरी के लिए पूजा हमको चाहिए कि 980 990 के ऊपर ये स्टॉक चले, अदरवाइज साइडवेज टू नेगेटिव टोन कंटिन्यू रह सकता है फॉर अ टाइम भी। तो अगर देखिए आपका लंबी अवधि का नजरिया है, आप नहीं रही है, बिकॉज 900 मुझे लगता है ये एक स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए इसके लिए, और ऊपर पे जब भी आप 1000 को क्रॉस कर देंगे तो फिर आपको दोबारा से अपने बाइंग प्राइस के पास स्टॉक दिखता हुआ शायद मिल जाए। बट इन सभी में टाइम देना पड़ेगा, जो कि जिस तरीके से इंडिकेशंस हैं, तो मान के चलिए 2-3 महीने का अगर आपका कम से कम नजरिया है तभी स्टॉक में आप बने, अदरवाइज कोई भी रिबाउंड को यूटिलाइज करें आप, और जैसे 1000-1020 के बीच का एक रिबाउंड मिलता है तो वहां पे कॉज नेक्स्ट रेजिस्टेंस फेस करेगा, तो वहां पे थोड़ी सी पोजीशन पे जरूर रिड्यूस करें। और आने वाले टाइम में मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि एक स्टॉक में ही सारा इन्वेस्टमेंट कर देना, ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं होती है, बिकॉज उस केस में फिर आपके पास लिमिटेड ऑप्शन रह जाते हैं कि जहाँ पे अपॉर्चुनिटी है भी आप उसको मिस कर देते हैं। तो थोड़ा सा इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा आपने आने वाली इन्वेस्टमेंट्स में। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं झटपट। हरजीत सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। सर नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं? नमस्कार सर, मैं मैम इंदौर से बोल रहा हूँ। बताइए। और मेरे पास में 150 अडानी विल्मर शेयर्स हैं 512 की बाय पे। जी। मुझे एडवाइस चाहिए कि क्या करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए कि? बिल्कुल, अजीत के पास ही जाऊंगी बिकॉज एक नियर टर्म आउटलुक ले लेते हैं। काफ़ी पुरानी खरीद और काफ़ी ऊंचे लेवल्स पर इन्होंने पोजीशन ले रखी है, घाटा भी इनको हो रहा है। निकल जाए क्या? बिकॉज या तो फिर इनको और लंबा रुकना पड़ेगा, वैसे ही काफ़ी पुरानी खरीद है इनकी ये। बिल्कुल कविता, देखिए काफी लंबे टाइम से ये स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा है। 2022 से डिक्लाइन आना शुरू हुआ, उसके बाद से ही ये स्टॉक प्रेशर में है, और अभी भी कोई साइन ऑफ रिवर्सल नहीं है। तो अगर आपका नजरिया जैसे कि शॉर्ट टर्म का है, 2-3 महीने में अगर आप देख रहे हैं, तो मुझे लगता नहीं है कोई ऐसा मेजर आपको अब देखने को मिलेगा जब तक कि ये 410 420 के लेवल के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो बेटर है कि आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो आप लूज कर रहे हैं स्टॉक में रह के, उसको आप खत्म करें, और इस स्टॉक से निकल के किसी जैसे हमने प्राइवेट बैंक्स बोले जहाँ पे कि आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है, साथ साथ रियलिटी काउंटर्स जैसे कि डीएलएफ, वहां पे आप देख सकते हैं निवेश के लिए। तो मेरे हिसाब से ये कुछ एक ऐसे विकल्प हैं जिसको आप कंसिडर कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ स्टेइंग इन अंडर परफॉर्मिंग। आय है अदानी विल्मर पर। आगे बढ़ते हैं गाजियाबाद से। अब हमारे साथ के अग्रवाल जी जुड़ चुके हैं। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बताएं कौन से स्टॉक पर राय लेना चाहेंगे? मैडम ये बिरला सॉफ्ट मैंने खरीद रखे 300 एट द रेट ऑफ 692, एंड BHEL 300 एट द रेट ऑफ 307। ओके, और दोनों ही स्टॉक्स पर ये HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स 50 शेयर्स एट द रेट ऑफ 4998, एंड आई मे होल्ड फॉर a पीरियड ऑफ 6 to 8 months। ओके, 6 से 8 महीने के लिए होल्ड कर सकते हैं। सबसे पहले बिरला सॉफ्ट और BHEL इन दोनों स्टॉक्स पर राय लेंगे। अजित, आपसे पूछना चाहूंगी, 306 रुपए प्रति शेयर के परचेज प्राइस पर उन्होंने BHEL खरीदा है और 692.5 के रेट पर बिरला सॉफ्ट। दोनों ही स्टॉक पर टेक्निकल्स पर क्या राय रहेगी? देखिए बिरला सॉफ्ट तो शीशा अभी हम थोड़ा सा देख रहे हैं कि कंसोलिडेट कर रहा है एक इनिशियल बाउंस के बाद, और IT एज अ पैक मुझे लगता है कि कोई खास ऐसे चैलेंजेस नहीं है, एक्सेप्ट आज का दिन जहाँ पे कि हम देख रहे हैं कि IT स्टॉक्स थोड़ा सा प्रेशर के अंदर ट्रेड कर रहे हैं।
तो बिरला सॉफ्ट में तो डेफिनेटली 660 एक हर्डल जरूर नजर आता है। जब भी वो क्रॉस करेगा तो उसके बाद 740 750 तक के इसमें अपॉर्चुनिटीज खुल जाएंगी, तो इसमें तो बने रहने की राय होगी। BHEL मुझे लगता है कि थोड़ा सा उनको हायर लेवल पे उन्होंने एंट्री कर लिया है। जैसे हम बात कर रहे थे PSUs, वहां पे अभी भी प्रेशर का इंडिकेशन कंटिन्यू है। तो मुझे लगता है कि शायद इसमें आपको और थोड़ा सा टाइम देना पड़ सकता है, और ये स्टॉक शायद थोड़ा सा और नीचे फिसले, करीब 250 के पास में मेजर एवरेजेस प्लेस्ड हैं, तो शायद वहां जाके ये स्टॉक आपको थोड़ा स्टेबल होते हुए नजर आए। तो फॉर अ टाइम बिंग नाउ इसमें तो मेरी यही रिकमेंडेशन होगी कि एग्जिस्टिंग पोजीशन को ऐड ना करें। आपका 6 महीने का नजरिया है, कोई भी रिबाउंड आता है 280 290 के जोन में, तो वहां पे एग्जिट के बारे में सोचें। बिल्कुल, तो ये राय रहेगी BHEL और बिरला सॉफ्ट पर। इसी के साथ एक छोटे से और हीरो मोटोकॉर्प के शेयर में एक जोरदार तेजी देखने को मिल रही है। इस वक्त हम देखें तो करीब 1.5% के आसपास की तेजी हीरो मोटोकॉर्प में देखने को मिल रही है। 2 दिनों में शेयर 5% से ज़्यादा चल चुका है, वहीं 1 महीने में शेयर करीब 20% चढ़ा है। इस तेजी की वजह क्या है, पूरी डिटेल्स लेकर सृष्टि हमारे साथ मौजूद हैं। सृष्टि, बताइए। जी हाँ, हीरो मोटो का शेयर में जोरदार तेजी देखने को मिली है। आप साल की शुरुआत से लेकर अब तक देखें तो 45% की तेजी इस पर्टिकुलर काउंटर ने दिखा दी है। पर अगर हम पिछले 4 साल में देखें, यानी कि कोविड के बाद की अगर हम तेजी देखें, तो इस हीरो की एंट्री में थोड़ा सा अब जाके क्लाइमैक्स के पास हम आते हुए पहुंचे हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि बजाज ऑटो, TVS मोटर्स यानी मार्च 2020 के लोस के बाद अगर हम देखें तो ये स्टॉक में लगभग 4 गुना ये काउंटर हुआ है। पर इसके मुकाबले TVS मोटर्स और बजाज ऑटो के शेयर ने 6 से 9 गुना तक के रिटर्न्स दिए हैं। पर अब जानने की बात यह है कि अब इस हीरो की बारी क्यों आई है और क्या कुछ बदलते हुए हम देख रहे हैं हीरो मोटो कंपनी में। अगर सबसे पहले ट्रिगर देखें तो एथर का IPO, यानी अब IPO के लिए उन्होंने DRHP फाइल कर दिया है, और इसमें हीरो मोटोकॉर्प की मेजॉरिटी स्टेक तो है ही साथ यहाँ से इनकी वैल्यू अनलॉकिंग तो होगी। पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि इतने 37% हिस्सेदारी, जिसकी वैल्यू लगभग 6000 करोड़ से भी ज़्यादा है, जो 10 बड़े इन्वेस्टर्स के नाम दिए गए हैं जहां पे वो IPO में अपनी हिस्सेदारी बेचेंगे, उसमें हीरो मोटोकॉर्प का नाम नहीं है। इसका मतलब ये है कि अभी भी वो एथर एनर्जी के IPO में बने रहना चाहते हैं, और यहाँ से और भी उनका भरोसा इस पे कायम है। दूसरा बड़ा ट्रिगर जो कि एक वैल्यू अनलॉकिंग के लिए साबित हो रहा है, वो है हीरो फिनकॉर्प का IPO। यहाँ पर भी नजर है, क्योंकि इससे भी वैल्यू अनलॉकिंग होगी, क्योंकि हीरो मोटोकॉर्प का यहाँ पे 40% स्टेक है। आप देख ही रहे हैं कि फाइनेंशियल स्पेस में किस तरीके का हम दमखम देख रहे हैं। इस पूरे IPO को लेकर तैयारियां जो है वो जारी हैं, और इसको लेकर भी हीरो मोटोकॉर्प में एक वैल्यू अनलॉकिंग के चलते एक बड़ा ट्रिगर बनते हुए दिख रहा है। अब तीसरे ट्रिगर की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर में एंट्री करने की तैयारी में है हीरो मोटोकॉर्प। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक एक IT ग्रीन करके कंपनी है, उसमें हीरो मोटोकॉर्प हिस्सेदारी खरीदने की योजनाएं बना रहा है। और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा इसलिए देखना, क्योंकि आप जानते हैं बजाज ऑटो, TVS मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ये सभी जो हैं ऑटो सेगमेंट में फिलहाल मौजूद है। अब हीरो मोटोकॉर्प इस तरीके से अपनी एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी बना रहा है, और यहाँ पे भी हम देखें तो मार्जिन्स का भी काफ़ी सपोर्ट मिलता है 2 व्हीलर्स के मुकाबले। तो अगर ये पूरी डील होती है तो ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट होगा हीरो मोटोकॉर्प के लिए। और चौथे ट्रिगर की बात करें, जो इनके कोर लेगेसी बिजनेस की बात है, हम देख सकते हैं कि कंपनी किस तरीके से पिछले 2 क्वार्टर्स से बुलिश कमेंट्री दे रही है, खास तौर से वो सेगमेंट में जो कि पिटा हुआ था, एंट्री सेगमेंट 125cc सेगमेंट, जिसमें कंपटीशन बढ़ते हुए दिख रहा है। हीरो मोटोकॉर्प का मानना है कि यहां से काफी सपोर्ट आ रहा है, रूरल रिकवरी देखने को मिल रही है, फेस्टिव्स की मांग को लेकर जो है काफी उत्साह है। अब कुछ दिनों के बाद, पितृपक्ष के बाद, हम देखेंगे कि फिर से पूरा फेस्टिवल सीजन शुरू हो जाएगा, और उसको लेकर सेल्स के अच्छे सपोर्ट की भी उम्मीदें लगाई जा रही हैं। और आखिरी में वैल्यूएशंस पे नजर डालते हैं, क्योंकि हीरो मोटोकॉर्प में कुछ बहुत तोड़फोड़ रिटर्न्स कोविड के बाद तो नहीं दिए हैं। वैल्यूएशंस अन्य कंपनी के मुकाबले वहां पे सपोर्ट जरूर दिख रहा है। 1 ईयर फॉरवर्ड PE वैल्यूएशन पे आप देखेंगे तो लगभग 19 टाइम्स, बशर्ते इसके बजाज ऑटो और TVS मोटर्स के आप वैल्यूएशन देखेंगे तो वो इसके सामने महंगे जरूर साबित हो रहे हैं। तो ये सभी चीजें हैं जो कि हीरो मोटोकॉर्प के लिए फिलहाल काम करती हुई दिख रही हैं, और शेयर रिकॉर्ड। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सृष्टि आपका।
ये पूरी जानकारी देने के लिए। तो वैल्यूएशन के लिहाज से भी देखेंगे तो अपने पीएस के मुकाबले इस वक्त सस्ता दिखाई दे रहा है स्टॉक बजाज ऑटो और टीवीएस मोटर्स के सामने। और आने वाले समय में बड़ा ट्रिगर यही है कि फेस्टिव सीजन आने वाला है, उसके पहले पूरी तैयारी है कंपनी की। और टू व्हीलर कंपनियों पर वैसे भी एक्सपर्ट का पॉजिटिव नज़रिया भी बना हुआ है। हाल फिलहाल में 1.5% ऊपर अपने रिकॉर्ड लेवल्स पर कारोबार भी कर रही है स्टॉक। कुछ सवाल भी आए थे थोड़ी देर पहले, लेकिन अजीत आपसे समझना चाहेंगे, अगर चार्ट्स की बात करें तो मौजूदा स्तर पर क्या एंट्री लेने की सलाह देंगे आप, या फिर थोड़ा और नीचे आने दे स्टॉक को तब एंट्री ले, क्योंकि ऑलरेडी अपने रिकॉर्ड लेवल्स के पास कारोबार कर रहा है ये स्टॉक? बिल्कुल, देखिए मुझे यहाँ पे मुझे लगता है कि थोड़ा सा आपको एक डिप का वेट करना चाहिए, बिकॉज कल के दिन में एक ब्रेकआउट आया है। इसमें ऑलमोस्ट पिछले करीब 2 महीने से एक ये रेंज में ट्रेड कर रहा था, अपने रिकॉर्ड हाइज को रिक्लेम किया है इसने। तो मुझे लगता है कि एक मार्जिनल डिप पॉसिबल है। वो डिप करीब करीब 950 के बीच में अगर कोई डिप आता है करीब 100 पॉइंट नीचे, वो एक अच्छी बाइंग जोन बन जाएगा, बिकॉज आपका स्टॉप लॉस 5800 के अराउंड का है, और ऊपर पे करीब 6200 6500 के पोजिशनल टारगेट्स के लिए तब आप उसको लॉन्ग कर सकते हैं। राइट, व्हाट्सएप के ज़रिए एक सवाल आ रहा है श्रेयांश का, और हुडको में इन्होंने खरीदारी कर रखी है। गौरांग, इनकी जो बाइंग प्राइस है वो 301 है हुडको में। कविता, ये स्टॉक हमारी कवरेज में नहीं है, तो मैं विशेष रूप में सहायता नहीं कर पाऊंगा यहाँ पे। ऑलराइट, अजीत आप बताएंगे। देखिए कविता, यहाँ पे भी वही है कि जिस तरीके से दूसरे पीएसयूज, यहाँ पे भी एक वर्टिकल मूव रहा था पिछले साल में, और अब एक करेक्टिव फेज में है। इंडिकेशन ये है कि ये करेक्शन अभी और गहरा सकती है, बिकॉज अभी जितने भी अटेम्प्ट्स हुए अभी ऑफ लेट रिकवरी के, वो सारे फेड आउट हुए हैं। तो मुझे लगता है कि 220 तक के जोन पॉसिबली शायद आने वाले टाइम में स्टॉक में दिखें, तो वो आपका स्टॉप लॉस रह सकता है अगर आप लंबे अवधि के लिए वेट करना चाहते हैं, बिकॉज वहां पे आगे शायद थोड़ा स्टेबिलिटी बने, कोई साइन ऑफ रिवर्सल बने। बट अभी के लिए अगर शॉर्ट टर्म का अगर किसी का व्यू है तो डेफिनेटली ये एग्जिट है। 220 के पास आके दोबारा से आपको रीवैल्यूएट करना चाहिए। तो हुडको पर अगर आपका शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो एग्जिट करने की सलाह और 220 के लेवल्स पर री एंट्री की सलाह दी जा रही है। इतना ही समय था हमारे पास इस शो पर, लेकिन जाते जाते हमारे मेहमानों से डिस्क्लोजर ले लेंगे। अजित, सबसे पहले आप बताएं। शुक्रिया। तो देखिए, जो भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए उनमें से पर्सनली कोई भी स्टॉक मैं होल्ड नहीं करता हूँ, बट हमारे क्लाइंट्स की जरूर पोजीशन हो सकती है। और गौरांग, आपका डिस्क्लोजर? निजी निवेश नहीं है, लेकिन इसी प्रकार से राय हम हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, और इस शो पर आमंत्रित करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अजित और गौरांग, शुक्रिया अपना समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। लेकिन इतना ही समय था हमारे पास। बदल रहा है भारत,